प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आप अंग्रेजी कैसे सीखोगे? तो आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। इसको सरल बनाने की कोशिश की है। बहुत बार छाती ठोक कर कहा है मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा। उसी दिशा में एक और सुंदर सा प्रयास, एक बार और कह रहा हूं, मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा। देखिए, हम अंग्रेजी नहीं सीख पाते, इसके पीछे प्रॉब्लम क्या है? पहली बात तो यह है कि अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है, एक फॉरेन लैंग्वेज है। दूसरी बात, बुरा मत मानना अगर कोई टीचर भाई देख रहा हो तो, हमारे जो इंग्लिश के टीचर्स हैं मोस्ट ऑफ मैंने देखा है वो बहुत ही गंभीर सी मुद्रा में क्लास में आते हैं और एक सिस्टमिक तरीके से चीज़ों को पढ़ाते हैं, मतलब वैसा ही पढ़ाते हैं जैसा उनको उनके टीचर्स ने पढ़ाया था। और आपने देखा होगा मैं हर वीडियो में थोड़ा सा ऐसे मुस्कुराता हुआ आता हूँ और चीज़ों को सरल बनाने की कोशिश करता हूँ। मतलब मैं ऐसा कोई रूल फॉलो नहीं करता कि इस टॉपिक को ऐसे ही पढ़ाना है। मैं हमेशा उसी लैंग्वेज का यूज़ करता हूँ ताकि वो सीधा आपके दिमाग में चली जाए, आपके दिल में चली जाए और आपको इसे सीखते हुए डर ना लगे। आज के वीडियो में भी ऐसा ही एक प्रयास करूंगा। कुल 3 स्टेप्स बताऊंगा। अभी कह रहा हूं 4 भी हो सकते हैं, लेकिन सरल बनाने की कोशिश करूंगा। और आपकी वो फॉल्ट, वो गलती जो अक्सर मैंने एक्सपीरियंस की है, जो आप करते हो, वो गलती दूर करने की कोशिश करूंगा। कहने का मतलब वीडियो में बहुत नॉलेज है, लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए आपको अंग्रेजी सिखाते हैं, अंग्रेजी को आपके लिए सरल बनाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, कैसे सीखना है। और हाँ, एक और सीक्रेट की बात मैं आपको बताता हूँ। ये जो टेबल आपके सामने लिखी हुई है, मतलब फर्स्ट स्टेप वाली बात मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कहने का मतलब है मैंने अभी वो 10 मिनट का रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। मुझे लगा था कि इसको और भी सरल बनाया जा सकता है, तो उसको मैंने डिलीट कर दिया और दोबारा से शूट कर रहा हूँ। इसलिए तो मैं कह देता हूँ कि आपको सिखा के छोड़ूंगा। कहने का मतलब है मैं चाहता हूं कि आप सीखो। तो देखिए, किसी भी सेंटेंस में हम जल्दी से जल्दी कैसे पहचानें कि कब प्रेजेंट है, कब पास्ट है, कब फ्यूचर है। अगर 12 टेंस पढ़ते हैं तो एक ही टेंस पे फोकस रहता है, लेकिन मैं सारा सीन आपको एक साथ दिखा दूंगा कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का कब होता है, किन वर्ड से होता है। पूरा सेंटेंस पास्ट नहीं होता, उसमें एक वर्ड होता है जो उसको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का बना देता है। तो अब शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले एक खास जानकारी। देखिए, यहां पर इन वीडियोस में मैं अनसिस्टमिक तरीके से, कहने का मतलब जैसा भी आप सीख सको उस तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। लेकिन यदि आप पूरी इंग्लिश ग्रामर को सिस्टमिक तरीके से पढ़ना चाहते हो, सीरियल वाइज पढ़ना चाहते हो, 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक्स को एक साथ, तो प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसके पेड कोर्स में हमने सारी इंग्लिश ग्रामर को सिस्टमिक तरीके से कवर किया है, सारे टॉपिक्स को कवर किया है विद पीडीएफ नोट्स, यानी वीडियोस भी है और पीडीएफ नोट्स भी है, लिखा हुआ भी है। उस कोर्स की नाम मात्र की फीस है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। परचेज नहीं करना चाहते, मैं किसी को फोर्स नहीं करता, यूट्यूब पर आपका वेलकम है। तो देखिए, किसी भी सेंटेंस में कब प्रेजेंट है, कब पास्ट है, कब फ्यूचर है। प्रेजेंट का मतलब है कि उस सेंटेंस के अंत में है, हूं, है आएगा। पास्ट का मतलब है था, थी, थे आएगा। और फ्यूचर का मतलब है गा, गी, गे आएगा। तो देखिए, इन वर्ड से कोई सेंटेंस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का बनता है। तो देखिए, प्रेजेंट के वर्ड है सब्जेक्ट प्लस V1, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के साथ V1 लगाओ, अथवा V1 में एस और यस हो तो सेंटेंस प्रेजेंट का है, अंत में है आएगा। या फिर डू और डज वर्ड हो, ये हेल्पिंग वर्ब है, इनके साथ V1 आता है, तो डू डज को देख करके आपको पता लग जाएगा कि सेंटेंस प्रेजेंट का है। इज एम आर हो, इज एम आर तो पहले से फेमस है। इज एम आर के साथ वी वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आती है, तो इज मतलब आईएनजी फॉर्म को छोड़ो आप, तो इज एम आर को देख करके आप पता लगा लोगे कि प्रेजेंट है। हैज, हैव, इसके बाद हैज बीन, हैव बीन। अब हैज, हैव के साथ V3 आता है, हैज बीन, हैव बीन के साथ अगेन वी प्लस आईएनजी फॉर्म आता है। तो देखिए, अब यहाँ पे देखो आईएनजी फॉर्म V3 ये सब सेम मिलेंगे आपको, लेकिन अंतर किससे पड़ता है? अंतर हेल्पिंग वर्ब से पड़ता है। तो मैंने सारी हेल्पिंग वर्ब को एक साथ लिख दिया। देखिए, जब हम टेंस पढ़ते हैं तो इसकी ये पढ़ा, वो भूल गए, लेकिन एक साथ जब पिक्चर देख लेते हैं ना, तो सारी चीज दिमाग में क्लियर हो जाती है, कब प्रेजेंट है, कब पास्ट है, कब फ्यूचर है। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ लर्नर यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, मतलब प्रेजेंट का पास्ट कर दिया, पास्ट का प्रेजेंट कर दिया। तो पिक्चर एक साथ आपके सामने है। अब थोड़ा पास्ट का देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो पास्ट टेंस होता है। थोड़ा एग्जांपल से बताऊंगा, पहले आप एक साथ देख लो। डिड को देखते ही आपको क्या दिखे? पास्ट है, मतलब था, थी, थे। ठीक है, अब डिड के साथ V1 आती है। अब देखिए, यहां भी V1 है, यहां भी V1 है। इस V1 की शर्त क्या है कि इसके साथ सब्जेक्ट लगाओ। सब्जेक्ट प्लस V1 होगा तो ही वो है बोलेगा, ताहे, तीहे, तेहे बोलेगा। अगर आप कहीं भी V1 को देख रहे हो इस स्ट्रक्चर के अलावा, तो वह है नहीं बोलेगा, उसका स्ट्रक्चर कुछ और हो सकता है। तो ध्यान रखना, V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES है, हूं, है तभी बोलेंगे, ताहे, तीहे तभी बोलेंगे जब उनके साथ
सब्जेक्ट लगाओ। अब यहाँ पे देखिए V1 सेम है तो यहाँ पे है हुए थोड़ी बोलेगी, इसके साथ डिड लगा हुआ है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट की प्रतीक होती है, डिड पास्ट का प्रतीक होता है, मतलब था थी थे का प्रतीक होता है। वाज वर फेमस है पहले से ही, जैसे इज एम आर फेमस है हूं है के लिए, वाज वर था थी थे के लिए फेमस है। और वाज वर के साथ वर प्लस आईएनजी, और यहाँ भी देखो वर प्लस आईएनजी। तो टेंस किससे बदला? टेंस बदला वाज वर से, टेंस बदलता है इज एम आर से। ये बात एग्जाम्पल से बताऊंगा, पहले पास्ट के एक साथ देख लो। हैड प्लस V3 तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे हैज हैव है और यहाँ पे हैड है। तो हैज हैव किसका प्रतीक है? प्रेजेंट का। और हैड किसका प्रतीक है? पास्ट का। इसके अलावा पास्ट का एक और है हैड बीन, और हैड बीन के साथ भी वर प्लस आईएनजी। इधर हैज बीन हैव बीन के साथ वर प्लस आईएनजी। तो देखिए ये तो वर्ब है, ठीक है, जो सेम है, लेकिन अंतर किसका पड़ता है? अंतर पड़ता है हेल्पिंग वर्ब का। यानी प्रेजेंट की है डू डज इज एम आर हैज हैव हैज बीन हैव बीन। पास्ट की है डिड वाज वर हैड बीन। अब फ्यूचर में देख लेते हैं। फ्यूचर का तो मैं आपको एक ही फॉर्मूला बता दूंगा, विल सेल मतलब फ्यूचर मतलब गा गी गे। देखिए विल सेल प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे विस्तार कर दो, विल बी सेल बी, यानी विल सेल तो है ये, उसमें कुछ और जुड़ा, तो विल बी सेल बी प्लस वर्ब में आईएनजी। विल हैव सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल हैव बीन सेल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। तो मेन चीज है विल सेल। जब भी आपको विल सेल दिखे और उसके आगे कुछ और हो, विल हैव सेल हैव विल हैव बीन, लेकिन विल सेल तो है ना, तो जैसे ही विल सेल देखा वैसे ही फ्यूचर में चले गए, गा गी गे के पास पहुंच गए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये टेंस को कैसे चेंज कर देती है और किसी सेंटेंस में टेंस होने का मतलब क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, इधर देखिए आप। जैसे मैंने यहां पे कहा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, एक सेंटेंस आपके सामने है, इसमें हमें टेंस का पता लगाना है, यानी इसका अंत कैसे करें, है हुए से करें, था थी थे से करें। तो देखिए कैसे करते हैं हम। ही मतलब वह। अब इंग्लिश का एक नियम है कि पीछे से चलता है, यहां से उठाने के बाद जस्ट पीछे से बैक आ जाओ, तो वह क्रिकेट। अब प्लेइंग मतलब जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, मतलब वी और आईएनजी होती है, तो वो रहा रही बोलती है। तो वह क्रिकेट खेल रहा, और इसका मतलब है। तो इस सेंटेंस में वो वर्ड कौन सा है जिसने हमें है हूं है बुलवाया, था थी थे बुलवाया? वो इज है। इज क्या होती है? एक हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। तो वह क्रिकेट खेल रहा है। इस पूरे सेंटेंस में टेंस यहां पर है, तो ध्यान रखना। अगर एक वर्ड में बोले ना, तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ना, ये टेंस बताने का काम करती है, टेंस बनाने का काम करती है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बनाने का काम करती है। इसके अलावा जो वर्ब है ना, वर्ब का फंक्शन होता है कि क्रिया की हालत क्या है, क्रिया किस रूप में हमारे सामने हो रही है। एक तो वो चल रही है या पूरा हो चुकी है। अगर चल रही है तो V प्लस आईएनजी फॉर्म आती है, यानी आईएनजी फॉर्म आती है। पूरी हो चुकी है तो थर्ड फॉर्म आती है। अब इधर देखो टेंस कैसे चेंज करते हैं। जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, अब मैंने यहां पे कहा ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो देखिए वह क्रिकेट, प्लेइंग तब भी खेल रहा बोल रहा है, क्योंकि जब भी आईएनजी फॉर्म आती है तो रहा रही बोलती है। तो वह क्रिकेट खेल रहा था। ये था किससे हुआ? वाज से हुआ। अब देखिए एक बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने देखी है कि ज्यादातर स्टूडेंट इज एम आर मतलब है हुए का प्रतीक है, वाज वर मतलब था थी थे का प्रतीक है। यही भ्रम, यही गलती इस वीडियो में दूर करना चाहता हूं। देखिए अभी मैं इसको यहाँ पे चेंज कर रहा हूं, अपने वाज से बोला था ना था, अभी मैं कर रहा हूं इसमें ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए वह क्रिकेट खेल रहा था। अब था वहां पे वाज से आया था, यहाँ पे हैड बीन से आया, तो ध्यान रखना हैड बीन भी था थी थे बोलता है, इस बात का ध्यान रखना। डिड भी था थी थे बोलता है और वाज वर भी था थी थे बोलता है। अब ये अलग अलग टेंस का मिजाज है, इसलिए हमें 12 टेंस पढ़ने पड़ते हैं, बट मोटा मोटा हम देख के पता लगा सकते हैं, इसीलिए ये टेबल आपके सामने है। तो ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। हालांकि अभी देखिए यहाँ पे हैड बीन अगर आपने लगा दिया तो ये पास्ट परफेक्ट अंडरस्टैंड हो गया, इसमें आपको समय का मेंशन और करना पड़ेगा। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट for 2 hours। तो देखिए वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, तो आपने हैड बीन से ही बोला ना, तो बस ये भ्रम निकाल दो। प्रेजेंट के वर्ड क्या है, पास्ट के क्या है, फ्यूचर के क्या है। वर्ड मतलब हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो देखिए ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है ना, यही टेंस को चेंज करते हैं, और जो वर्ब है उसकी वजह से टेंस चेंज नहीं होता। वर्ब तो एक्शन होना बताती है, टेंस हमें टाइम बताता है। एक आधा एग्जाम्पल और देखो तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए मैंने यहां पे लिखा आई प्ले क्रिकेट, एक सेंटेंस आपके सामने छोटा सा। तो मैं क्रिकेट
मैं क्रिकेट। अब आप कहोगे कि इनमें से तो कोई हेल्पिंग वर्ब आया नहीं, तो मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वो भी टेंस बता देती है। अगर ऐसा हो जाए तो टेंस भी बताती है, एक्शन भी बताती है। मैं क्रिकेट खेलता हूं, प्ले ने दो काम कर दिए, खेलना बताया और टेंस भी बताया। ऐसा सिर्फ दो ही टेंस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। इनके भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब होती है। तो आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। अगर मैं टेंस चेंज कर दूं तो ही प्लेज, वह क्रिकेट खेलता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो उसमें ऐसी एस लगा और उससे पहले कोई सब्जेक्ट हो तो वो ता है, ती है, ते है बोलती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब देखिए अभी इसी सेंटेंस में देखो आ गया आप, वह क्रिकेट खेलता है। अगर मैं कहूं वह क्रिकेट नहीं खेलता है तो फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अभी देखो एक मजेदार बात, वह क्रिकेट नहीं, अब यहां पे देखिए प्ले, अभी तो प्ले क्या बोल रहा था, खेलता है, लेकिन यहां पे प्ले सिर्फ खेलना बोलेगा। वह क्रिकेट नहीं खेलता है, अब है किससे आया, डज से आया, इसलिए जिन जिन से है आता है मैंने सब के सब यहां पे लिख दिए। तो वह क्रिकेट नहीं खेलता है, अब है इससे आया। और जब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं थी तो सिर्फ प्ले से ही आ रहा था, वह क्रिकेट खेलता है, अब सिर्फ प्ले से ही आ गया। बस इस बात का ध्यान रखना, सब्जेक्ट प्लस V1 या V1 में ऐसी ऐस हो तो वो भी ताहती है बोल देता है, मतलब है हुए बोल देता है। चलो और देखो इसी में, देखो ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने कर दिया यहाँ पे प्लेड। देखिए सब्जेक्ट प्लस V2, ही सब्जेक्ट हो गया, प्लेड V2 है सेकंड फॉर्म में, तो ही मतलब उसने क्रिकेट प्लेड क्या बोला, खेला था कहां से आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म से। तो ध्यान रखना, सब्जेक्ट प्लस V1 हो तो वो भी है बोल देती है, सब्जेक्ट प्लस V2 हो तो वो था थे बोल देती है। इन दोनों के अलावा और सब जगह तो आपको बोलने के लिए हेल्पिंग वर्ब है ही है। इज एम आर है तो है हूं बोलोगे, हैज है तो है हूं है बोलोगे, हैड है तो था थे बोलोगे, डिड है तो था थे बोलोगे, हैड बीन है तो था थे बोलोगे, और विल सेल में तो आप गागी के बोल ही देते हो। तो कहने का मतलब है मेन चीज क्या है, पकड़ने वाली बात, हेल्पिंग वर्ब होती है जो किसी सेंटेंस का टेंस चेंज करती है। टेंस मतलब टाइम बताती है, काम का होने का, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, वो वर्ड यही है। ठीक है, इस तरह से। चलो एक आधा एग्जांपल और देखो, आपको अच्छे समझा दूं। जैसे देखिए, आई हैव ईटन फूड, मैंने ये लिखा तो मैं भोजन, ईटन खा चुका, वर्ब की थर्ड फॉर्म चुका चुकी बोलती है, तो मैं खाना खा चुका, और हैव ने क्या बताया, हूं, मैं खाना खा चुका हूं। तो है के लिए कौन सा वर्ड है, टेंस कौन सा बता रहा है, हैव बता रहा है। तो हैव किस में आया, प्रेजेंट में आया। अब इसी तरह से मैं कहूं मैं खाना खा चुका था तो हैड हो जाएगा, मैं खाना खा चुका था, तो था किससे आया, पास्ट से आया। बस इस बात का ध्यान रखना। तो कहने का मतलब है, जैसे वर्ब है ना, वर्ब तो कुछ और करती है, एक्शन बताने का काम करती है, काम की दशा क्या है कि काम पूरा हुआ, और टेंस किसने बताया, हेल्पिंग वर्ब ने। तो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब ये है, पास्ट के ये है, फ्यूचर के ये है। यही बात आपको टेंस में पढ़ाई जाती है, मतलब हर एक टेंस में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आपको सिखाई जाती है, पहचान बताई जाती है। लेकिन मैंने ये चीज आपके सामने एक साथ क्यों रखी, ताकि आपका फोकस करवा दूं कि मेन गेम कहां से चेंज हो रहा है। गेम चेंज हो रहा है, मतलब सेंटेंस सब एक जैसे ही है, उनमें एक जैसी बात बताई जा रही है, बस जो काल है, जो समय किससे बदलता है, हेल्पिंग वर्ब से बदलता है। तो आपको थोड़ा इन पे काम करना होगा। अब जो मेरा स्टेप 2 है ना, वो और भी मजेदार है, मजेदार नहीं, वो एक आपका बहुत बड़ा फॉल्ट है, मतलब मैंने पढ़ाते हुए जो महसूस किया मैं वही आपको पढ़ाता हूं। मतलब मोस्ट ऑफ लर्नर, शुरुआती वाले लर्नर कहां गलती करते हैं, कहां हैज लगेगा, कहां हैव लगेगा। जैसे देखिए हैज और हैव दो है, अब वो उल्टा कर देते हैं, जहां हैज लगाना हैव लगा दिया। तो किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, अगला चार्ट मेरा इस चीज का होगा। कहने का मतलब है, जैसे विल हैव, सेल हैव, तो सेल हैव तो कब लगेगा और विल हैव कब लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिए वाज वर है तो वाज कब लगता है, वर कब लगता है। अब जैसे डिड है सबके साथ कॉमन है, कोई बात नहीं, लेकिन जो डबल डबल वाले हैं जैसे डू और डज, अब डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा। इस चीज का एक अलग से चार्ट बना रहा हूँ, किस सब्जेक्ट के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं। रही बात प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की, मैंने बता दिया। अच्छा एक एग्जांपल इसका भी देख लो, बुरा मान जाएगा। और हाँ डिड, इसका भी देखो एक, जैसे देखिए इसका देखो, हाँ आई वेंट टू दिल्ली, चलो इसको इतने रहने दो, मैं दिल्ली वेंट गया था। तो ध्यान रखना, जब केवल वर्ब भी हो तो दो काम करती है, टेंस भी बताती है और एक्शन भी बताती है। जैसे मैं दिल्ली, अब एक तो जाना बताया, गया और था, तो दोनों इसी में, और ऐसा दो ही टेंस में होता है, इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट और इधर पास्ट इंडेफिनिट में। रही बात फ्यूचर की, फ्यूचर तो सरेंडर है, जहां विल सेल देखते हो गागी के लगा देते हो। जैसे देखिए आई शैल राइट ए लेटर, तो देखिए मैं
एक पत्र, अब राइट तो लिखना होता है ना, तो मैं एक पत्र लिखूंगा। अब गा कहां से आया? सेल से, तो विल सेल मतलब गागीगे। ये आपको अलग अलग टेंस के अनुसार अलग अलग हेल्पिंग वर्ब है। ये इंडेफिनेट में है, हाँ सभी सुन लो ना, सबके ही। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट यहां तक, क्योंकि ये इसके हेल्पिंग वर्ब है नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। ये अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो गया। इधर सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट इंडेफिनेट, ये भी पास्ट इंडेफिनेट क्योंकि इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। इधर वाज वर्ब प्लस VING, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। हेड प्लस V3 हो गया पास्ट परफेक्ट का, और हैड बीन प्लस वर्ब में ING फॉर्म हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। विल सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विल बी सेल बी प्लस वर्ब में ING फॉर्म फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, और विल हैव सेल हैव प्लस V3 फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और विल हैव बीन प्लस वर्ब में ING फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कहने का मतलब है घुमा फिरा के मैंने आपको टेंस ही पढ़ाए, हेल्पिंग वर्ब पढ़ाए, पर अलग शक्ल में, ताकि आपको इजी हो जाए कि है हूं है हम कब बोलते हैं, था थी थे कब बोलते हैं, गा गीगे कब बोलते हैं। डिटेल के लिए आप टेंस पढ़ लेना, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज आपको हुआ होगा। अब सेकंड स्टेप में आपको बताता हूं कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज में होता है। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत काम की चीज है। थोड़ा फोकस करना, मतलब था थी के साथ इनको देखना, है हुए के साथ इनको देखना, गागी के साथ इनको देखना, ठीक है। और चलिए अब देखते हैं स्टेप 2, बहुत काम का स्टेप है। मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि बहुत सारे लर्नर, बहुत सारे स्टूडेंट्स सब कुछ सीख जाते हैं, बट उनकी ये गलतियां कभी नहीं रुकती कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो मैंने सारा का सारा एक टेबल, एक चार्ट तैयार कर दिया है, आप फटाफट से इसको नोट कर लेना। थोड़ा सा बता दूं, टेंस सारे मिक्स है, बस इन सब्जेक्ट के साथ ये चीजें आएंगी, ये आप नोट कर लेना। जैसे देखिए, यदि हमारा सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर मतलब एक वचन करता हो, जैसे राम, सीता, मतलब कोई भी नाम हो, एक होना चाहिए। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अवर टीचर, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। अवर मतलब हमारा, वो समझते हैं कि हमारा मतलब ज्यादा है, लेकिन अवर के आगे टीचर तो एक ही है ना, टीचर्स नहीं है, टीचर एक ही है। हम तो भले कितने हैं, लेकिन टीचर एक है, तो इस सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट होगा। लेकिन होता माई टीचर्स, अब माई मतलब मेरा, देखने में एक है, लेकिन उसके आगे टीचर्स लिखा हुआ है तो प्लूरल है। तो ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट है। इनके साथ क्या क्या चीजें आती है, तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो एस लगा होता है, वर्ब जैसे आई, जैसे ही गोज है ना, सी प्लेज, इस तरह से जो एस लगता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसके अलावा डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज दो है, तो अब डू और डज में से डज लगेगी इन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इधर इज हो गया, इधर वाज हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अच्छा, हैज बीन, हैव बीन उनको मैंने नहीं लिया, हैज को ले लिया, मतलब बीन भी साथ लगता है तो फिर वो अलग बात होगी। हैज, जहां पे हैज आ गया वहां पे ये सब्जेक्ट है, ठीक है। आगे देखो, अब आते हैं प्लूरल सब्जेक्ट पे, वो है आई, वी, यू, दे, या प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से, जैसे टीचर्स, सॉरी मैंने खुद नहीं गलत लिखा, टीचर्स, बॉयज, माई फ्रेंड्स, मतलब जिनमें एस लगता है, जिन नाउन में, वो प्लूरल होते हैं, तो मतलब बहुवचन होना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए। उनके साथ क्या क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जैसे आई प्ले, यू प्ले, दे प्ले। तो आपको पता होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब डू, तो इनके साथ डू आता है, इनके साथ आर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, इनके साथ वर आता है, वाज और वर्ब में से वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। लेकिन ध्यान रखना, आई के साथ वाज आता है, मैंने अलग से लिख दिया, ध्यान रखना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब आई यहाँ पे प्लूरल की लिस्ट में है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ वाज आएगा, सिंगुलर ही आएगा, अलग से नोट करके लिख दिया मैंने, ठीक है। और वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर 3 है, तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर हो गया, लेकिन आई के साथ एम आता है, ये दोनों मैंने नोट करके अलग से लिख दिए, ठीक है। ये आपका हो गया। हैव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आता है, और हैव बीन वो भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा, तो बीन मैंने लगाया नहीं, मतलब इनके साथ बीन लगाओ तो आप देख लेना। आगे देखिए, आगे है फिर ये ऐसे मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है जो सभी सब्जेक्ट के साथ काउंट होते हैं। यहाँ पे लिख दिया मैंने ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो, ऑल सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, सभी सब्जेक्ट के साथ आती है, सिंगुलर हो प्लूरल हो। इधर डिड हो गया
पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डिड, इधर हैड हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैड, तो ये सभी के साथ कॉमन आते हैं। अगर आगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड बीन होगा तो भी एक ही बात है, मैंने सिर्फ हैड लिया है, बीन को नहीं लिया। तो कहने का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड और हैड ये सभी सब्जेक्ट के साथ आते हैं, इनमें सिंगुलर प्लूरल नहीं देखा जाता। अब बात करते हैं विल और शैल की। अब विल और शैल, सिर्फ विल और शैल को लिया है, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, उनको नहीं लिया, सिर्फ विल शैल को लिया है क्योंकि अंतर सिर्फ विल शैल में है। तो देखिए यहाँ पे मैं दो बात करूंगा, यदि आप सिर्फ इंग्लिश सीख रहे हैं, मतलब बेसिक सीख रहे हैं, आपको किसी एग्जाम में नहीं बैठना है, तो आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगा सकते हो, सभी के साथ, जैसे ये कॉमन है ना, इन सभी के साथ आप विल लगा सकते हो। लेकिन यदि आप एक स्टूडेंट है, 10th क्लास में, 12th क्लास में, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान रखना आई और वी के साथ शैल आएगा। मैंने यहाँ पे नोट क्या लिख दिया, विल का भी यूज होता है, लेकिन क्या, जो बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं, यानी जिनको किसी एग्जाम में नहीं बैठना है, उनके लिए सभी में विल का यूज हो सकता है। और आई वी को छोड़कर और जो बच गए सभी के साथ विल का यूज होता है। तो स्टूडेंट्स के लिए तो आई वी के साथ शैल, अदर सभी के साथ विल का यूज। लेकिन जो सिर्फ जनरल इंग्लिश सीख रहे हैं वो सभी के साथ विल का यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी टेबल हो गई सारे के सारे सब्जेक्ट और उनके हेल्पिंग वर्ब की। आप फटाफट इसको नोट कर लो, फिर थर्ड स्टेप पे बढ़ते हैं। और चलिए अब देखते हैं थर्ड स्टेप। आपको पता होगा कि आज के वीडियो में बिल्कुल बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि देखिए अक्सर होता क्या है, टीचर का स्टैंड अलग होता है। टीचर सोचता है कि अरे मैं जानता हूं तो बच्चे भी जानते होंगे, लेकिन मुझे पता है कि बच्चे नहीं जानते, वो छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज होते हैं। मतलब एक अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, नेगेटिव का क्या है, इंट्रोगेटिव का क्या है, तो चारों तरह के यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिखे हैं। ये स्ट्रक्चर और ये एग्जाम्पल है। तो देखिए, अगर कोई सेंटेंस अफर्मेटिव है यानी सकारात्मक है, यानी उसमें किसी कार्य का होना पाया जा रहा है, तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद मेन वर्ब आता है, उसके बाद यदि हो तो ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद यदि कुछ और है तो फिर वो चीजें आ जाती है। जैसे देखिए, आई एम राइटिंग अ लेटर एट दिस टाइम, मैं इस समय एक लेटर लिख रहा हूं, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो देखिए, आई सब्जेक्ट हो गया, एम हेल्पिंग वर्ब हो गया, राइटिंग मेन वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट हो गया ए लेटर। उसके बाद शेष कुछ बच गया तो एट दिस टाइम। सेंटेंस में बहुत सारी चीजें हो सकती है। अब देखिए, मेन जो फॉर्मूला होता है ना, वो यहां तक होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। अब देखिए, आई एम राइटिंग एट दिस टाइम, मैं इस समय लिख रहा हूं, तो अब बताइए इसमें ऑब्जेक्ट कहां है, नहीं है ना। तो मेन चीज तो यहां तक है, मेन वर्ब तक। ऑब्जेक्ट का तो एक फैशन चला दिया। ऑब्जेक्ट को तो मैंने आपको कई बार बताया, ये कंपलसरी नहीं है। ऑब्जेक्ट कभी भी कंपलसरी नहीं होता, जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, एडवर्बियल हो सकते हैं। अब एट दिस टाइम क्या है, एडवर्बियल है, बट यहां पर मुझे कठिन वर्ड का यूज नहीं करना है, एडवर्बियल। पिछले वीडियो में काफी बता दिया, बस आप तो नॉर्मल रहिए कि एट दिस टाइम यहाँ पे अदर वर्ड है, वैसे ये टाइम बता रहा है तो एडवर्बियल है, ठीक है। तो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद मेन वर्ब होता है, उसके बाद हो तो ऑब्जेक्ट, मतलब मेन चीज यहां तक है, उसके बाद वो अदर वर्ड में आ गए सारे, ठीक है। अच्छा, एक खास बात देखिए, अब हेल्पिंग वर्ब, दो टेंस ऐसे हैं जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, वहां पर सीधा ही वर्ब आ जाएगा। जैसे आई राइट ए लेटर, अगर मैं एक पत्र लिखता हूं तो आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, वहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। और ज्यादातर टेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आता है अफर्मेटिव में। अब आते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव में बहुत सीधा है, नेगेटिव में नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। जैसे देखिए, आई एम नॉट, ठीक है, तो नॉट का आया हेल्पिंग वर्ब के बाद। आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर एट दिस टाइम, मैं इस समय एक पत्र नहीं लिख रहा हूं। अगला है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक दो तरह के होते हैं, WH वर्ड से शुरू होने वाले और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। इनमें एक ही रूल काम करता है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है। अगर WH वर्ड है तो WH वर्ड सबसे पहले आता है। जैसे देखिए, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। जैसे व्हाई एम आई राइटिंग अ लेटर एट दिस टाइम, मैं इस समय एक पत्र क्यों लिख रहा हूं, ठीक है। तो WH वर्ड हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। खास बात है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है। अगर ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब वाला होता तो व्हाई को हटा दो, एम आई राइटिंग ए लेटर एट दिस टाइम, क्या मैं इस समय एक पत्र लिख रहा हूं। अगर कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो वो प्रश्न है, और केवल हेल्पिंग वर्ब ऐसे प्रश्न में क्या बोलता है, क्या मैं एक पत्र इस समय लिख रहा हूं। इसके बाद आ गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इससे भी बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं। इसमें बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बस आप इंट्रोगेटिव वाले को याद कर लो, और बस चूंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, प्रश्नवाचक भी है, नकारात्मक भी है, तो इसमें एक नॉट और फंसेगा, और वो कहां फंसेगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद। छोटी सी बात है, देखिए सेम फॉर्मूला है, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद एक नॉट और आ गया, ठीक है। नॉट सब्जेक्ट के बाद आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, इस लाइन को नोट कर लो। उसके बाद मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। जैसे
वाई एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर एट दिस टाइम, मैं समय एक पत्र क्यों नहीं लिख रहा हूं। तो क्यों और नहीं जो दो वर्ड है ना, इसलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होने चाहिए, इनसे भी आप सीखते हो। और ये सारी चीजें पता है कब की है, ये बिगिनिंग की है, शुरुआत की है, बाद में जाके तो बहुत नॉर्मल हो जाती है, लेकिन शुरू में इन पर काम करना बहुत जरूरी है। हमने भी किया था बचपन में, लेकिन अब तो ये बच्चों जैसी चीजें लगती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया में आज भी ज्यादातर लर्नर अंग्रेजी में बच्चे ही है, मतलब छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज रहते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि अगर आप कोई टफ चीज पढ़ाते हो ना तो उस पर व्यू कम आते हैं, और अगर कोई सिंपल सी चीज पढ़ाई तो व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। इसलिए आजकल मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा व्यूवर्स को इन बेसिक चीजों की नॉलेज कराई जाए। ठीक है, तो ये था वीडियो। हाँ, अब जाने से पहले अगर आप इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस सीरीज में पढ़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, उसको आप परचेज कर सकते हो। थोड़ी सी फीस है, फीस नहीं दे सकते, यूट्यूब पर आपका वेलकम है, पूरी दम लगा देता हूं। आज के वीडियो में भी काफी कोशिश की, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा ज्यादा शेयर करना। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। हाँ, ये फॉर्मूला नोट कर लो।